देखो तो सही जरा, ये छिपकली की औलाद किस तरह दीवारों से चिपक चिपक कर मेरा पीछा करने लगा है। रोशनी की फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही उसने नामहसूस तरीके से उसी सिमत का रुख किया जहां उसे शक था कि वो आदमी उसी दीवार के पीछे छुपा है। लंबे लंबे कद उठाती वो वहां तक जा पहुंची। तभी कोई आदमी उसे देखते ही तेजी से वहां से भागा और उसके साथ रूप भी उसके पीछे भागी। ए रुक जा, पीछा कर रहे थे ना मेरा, अब आओ जरा मेरे सामने, बताती हूँ अच्छे तरीके से एक लड़की का पीछा करने का अंजाम क्या होता है, वो भी तब जब लड़की की खोपड़ी खिसकी हुई हो। तेजी से उस इंसान का पीछा करते हुए वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आई और सामने उसी आदमी को गाड़ी चलाकर भागते देख उसने भी अपनी गाड़ी का रुख किया। छोड़ूंगी नहीं मैं इस आदमी को, ये क्या समझता है इस तरह भागने से ये मुझसे पीछा छुड़वा लेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये सब तो उसे मेरे पीछे आने से पहले सोचना चाहिए था। तेजी से गाड़ी घुमाकर उसके पीछे लगाते हुए वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मैनेजर, मैनेजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी की गई डील को रद्द करने की? गुस्से में शोला जवाला बने वो उसके ऑफिस में दाखिल हुई। चांद ने एक नजर उसकी तरफ देखा। जीन्स और स्लीवलेस टॉप, मैचिंग टॉप्स और नेचुरल सा मेकअप किए वो चांद को ही घूर रही थी। कौन सी डील? चांद ने मासूमियत की इंतहा करते हुए हदे दर्जा हैरानगी का मुजाहरा किया। व्हाट यू मीन कौन सी डील? उसके इस कदर बेखबरी के मुशाहदे पर मिशी भुना उठी। वही कुत्ते के बच्चे वाली डील जो मैंने 40 लाख में कंफर्म की थी। तफसीर देने के साथ साथ उसने चांद के एक एक एक्सप्रेशन का मुजाहरा किया और उसे वहां सिवाय बेखबरी के कुछ नजर न आया। ओ अच्छा वो डील। आई एम सॉरी, आपकी इस डील के लिए सर ने हाँ नहीं की। वो आपकी हर किस्म की अय्याशी और फजूल खर्ची को अफोर्ड कर सकते हैं, मगर उन्हें एक मामूली कुत्ते का छोटा सा बच्चा 40 लाख में कबूल नहीं था। सो उन्होंने उस कुत्ते के बच्चे को वापस उसके मालिक को सौंपने का ऑर्डर लगा दिया और मैं बेचारा उनका अदना गुलाम भला उनकी हुक्म अदोली कैसे कर सकता था। तो बिना किसी हीलो हुज्जत मैंने झट से वो प्यारा सा पपी उसके मालिक को वापस कर दिया। चांद ने भी इस बार मिशी की आंखों में आंखें डालकर मजे से जवाब दिया, जिस पर मिशी ने अपना रुख बदलकर बाहर की सिम देखना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों हमेशा वो उसकी गहरी काली जहानत से भरपूर आंखों में देखने से कतराती थी। शायद जो चांद की आंखें बोलती थीं वो मिशेल सिद्दीक सुनना नहीं चाहती थी। मुझे डैड से बात करनी है और उन्हें वो कुत्ते का बच्चा मुझे 40 लाख में लेकर देना ही होगा। अब की बार उसने लब भींचकर अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश की। देखिए मैडम, मैं बोल चुका हूं कि सर को आपकी फजूल खर्ची मंजूर नहीं। फजूल खर्ची नहीं, पसंद है वो मेरी। मुझे वो कुत्ते का बच्चा पसंद आ गया है, तभी मुझे वो हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए। अब की बार वो दबे दबे गुस्से से तकरीबन चिल्लाई। ओ अच्छा, ऐसी बात है तो मैं आपको आप ही के बारे में ही बताता चलूं कि आपको कुत्तों और उनके बच्चों से सख्त नफरत है और एलर्जी भी। अब की बार चांद ने उसे लाजवाब कर दिया था। तो तुम्हें मैं देख लूंगी, 2 टके के मैनेजर, गुस्से से कहते हुए वो उसके ऑफिस से बाहर निकल आई। जरूर देखें, मैं तो चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरी तरफ और इस बड़ी दुनिया में सिर्फ मुझे ही देखें। शाह विला से निकलकर उसका रुख मलक हाउस की तरफ था। अभी वो मलक हाउस कुछ दूर ही था। अचानक एक कॉल आने पर उसने गाड़ी का रुख तेजी से मुखालिफ सिमत मोड़ा। तकरीबन फुल स्पीड में उसने गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा की। माथे पर पड़ी हजारों सिलवटें उसके गुस्से की इंतहा की गवाही दे रही थीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक बार फिर वो मुझसे मेरे जीने की वजह नहीं छीन सकते। अब मुस्तफा शाह कमजोर नहीं रहा जो कुछ न कर सके। अब मैं अपनी बर्बादी का नजारा अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। वक्त को बदलने आया हूं मैं। दोबारा वक्त के हाथों जख्म खाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। गाड़ी की स्पीड इंतहा को पहुंचाते हुए वो खुद में ही बड़बड़ाने लगा। वो काफी देर से इस आदमी का पीछा कर रही थी, मगर दरमियान में ही अचानक सामने वाले ने खतरनाक हद तक स्पीड बढ़ा ली थी और कुछ ही पल में वो गाड़ी रूप की नजरों से ओझल हो गई। शिट यार, ये पहला बंदा था जो मेरे हाथों साबित निकल गया। अगर हाथ लग जाता तो 206 की 210 करके भेजती। गाड़ी एक तरफ रोककर वो बाहर आई। हाथों में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। यह इलाका काफी सुनसान लग रहा था। रोड के दोनों तरफ ज्यादा घना तो नहीं, मगर फिर भी जंगल था। अगर वो अपनी गाड़ी 1-2 किलोमीटर और दूर ले जाती तो यकीनन घने जंगल की हद में पहुंच जाती। सूरज ढलना शुरू हो गया था
आसपास के दरख्तों के सबब चलती ठंडी और खुशगवार हवा में उसने आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लिए। ताज़ा हवा में गहरे सांस लेकर उसे वाकई अच्छा महसूस हुआ। चलो, वो आदमी ना मिला तो क्या हुआ, 2 मिनट ताज़ा हवा में सांस लेने को तो मिल गया। इस हवा का मजा बाद में ले लेना मैडम जी, पहले कुछ हमारे दिल बहलाने का सामान भी कर दो। अपने पीछे से उभरी आवाज पर उसके माथे पर कई तेवरियां आ गईं। थोड़ा मुड़कर उसने इस फजूल गोई करने वाले की सिम देखा तो एक तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पर धर आई। सामने ही वही 2 आदमी और 2 आदमियों के साथ खड़ा था जिसका वो पीछा करते करते यहाँ तक आई थी। क्यों बे मोटे, अकेले क्या तुझे मुझसे डर लग रहा था या फिर अपनी मर्दानगी पर शक था जो इन 2 मस्टंडों को भी साथ ले आया? लफ्जों के तीर चलाते हुए उसके इत्मीनान में कोई कमी ना आई थी, बल्कि सामने वाले तीनों आदमियों का गुस्सा सवा नेज़े पर आ गया था। ए लड़की, बहुत जबान चलती है तेरी, पर फिक्र ना कर जाने बहार, तेरी सारी हेकड़ी हम निकालेंगे। उनमें से एक आग बगोला होकर आगे बढ़ा। 1 मिनट रुक, जोश से नहीं होश से काम ले। एक आदमी ने आगे बढ़कर उसे आगे जाने से रोका। बॉस ने ऐसे ही हमें इसको पकड़कर इस तक पहुंचाने के इतने पैसे नहीं दिए, जरूर कोई तो बड़ी वजह होगी। और सामने लड़की का इत्मीनान तो देख, कैसे सुकून से खड़ी है। इसकी जगह अगर कोई आम लड़की होती तो डर के मारे रोते हुए अपने घुटनों पर आकर हमसे अपनी जिंदगी और इज्जत की भीख मांग रही होती, मगर इसके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आई है। कौन सी डिस्कशन हो रही है, हट्टे कट्टे बेवकूफो। उसका अंदाज अब की बार भी साफ चिढ़ाने वाला था। बस बहुत हुआ इस लड़की का, हम 3 हैं और ये एक, और वो भी कमजोर लड़की। चलो आगे बढ़ें और पकड़ लें चलो। उनमें से तीसरा जो कब से चुपचाप खड़ा था अब की बार उसका भी सब्र जवाब दे गया था। उनमें 2 हाथों में लाठियां थामे और एक खाली हाथ ही उसकी जानिब बढ़ा। दोनों ने एक साथ पूरी ताकत लगाकर रूप पर वार किया, मगर बिजली की फुर्ती से नीचे झुककर उसने एक लाठी को दोनों हाथों में मजबूती से थामा और उसी लाठी पर हाथों से वजन बढ़ाकर हवा में उड़ते हुए एक एक फ्लाइंग किक दोनों के मुंह पर मारी, जिनमें से एक के नाक से फौरन खून बह निकला, जबकि दूसरा जमीन पर जा गिरा और तीसरे के हाथ से लाठी छीनकर दोनों के मुंह पर एक साथ कारी जरब लगाई। उसी लाठी को मजबूती से थामे वो जमीन पर पड़े इन तीनों की अच्छे से दुर्गत बना रही थी। जब उसकी गाड़ी से कुछ फासले पर मुस्तफा अपनी गाड़ी खड़ा करके उससे टेक लगाकर ये सारा मंजर मुलाहिजा कर रहा था, एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया। That's like my dangerous queen, ग्रेट अस्वद मलक, बिल्कुल ठीक तैयार किया है तुमने अपनी बेटी को। शायद हालात और आने वाले वक्त ने तुम्हें भी कुछ कुछ आगाही दे ही दी है, जो तुमने अपनी बेटी को चलती फिरती तबाही बनाया है। सर से पांव तक इसका जायजा लेकर उसने ये बात दिल ही दिल में सोची। इन तीनों को अधमरा करके उसने लाठी एक तरफ फेंकी और लंबे लंबे सांस लेकर अपना फूला सांस बहाल करने की कोशिश की। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, वरना दिल में अरमान ही रह जाता तुम सबको अपने हाथों की सफाई दिखाने का। इन सबको कराहते देखकर उसके मुंह से कह कहा बुलंद हुआ, शर्म से डूब मरो, एक ही लड़की से तीनों ने मार खाई। वैसे तुम सबसे और भी बातें होती अगर मुझे देर न हो रही होती। बाय बाय 3 निकम्मों। उन तीनों को वहीं कराहते छोड़कर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, मगर सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। सामने ही एक अच्छा खासा खूबरू डिसेंट लंबा चौड़ा अच्छी कदो कामत खूबसूरत पुरकशिश नकूश रखने वाला बॉडी बिल्डर वो उम्र में कोई 28-29 साल नौजवान ही लगा, मगर फिर भी उसकी उम्र का अंदाजा रूप भी सही तरीके लगाने में नाकाम रही। जो उसकी गाड़ी से थोड़ा दूर शायद अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था, या फिर शायद उसे इन तीनों आदमियों से लड़ता देखकर रुक गया था। बेशर्म इंसान, मेरी इन तीनों से मुठभेड़ को ये किसी हिट फिल्म की तरह एंजॉय कर रहा है। अभी बताती हूँ। आखिरकार अगर मेरी जगह कोई मासूम भोली भाली लड़की होती तो भी क्या ये यूं ही बेशर्मों की तरह हाथ पे हाथ धरे ये नजारा देखता? इससे पहले कि वो मुस्तफा की तरफ बढ़ती उसकी नजर गाड़ी में बजते अपने मोबाइल पर गई। स्क्रीन पर भैया कॉलिंग जगमगाता देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए। अरसल भैया, बाप रे आज तो मारी गई। तो रूप मुस्तफा पर 2 हर्फ डालकर उसने अपनी गाड़ी मलक हाउस की तरफ सरपट दौड़ाई। मेहंदी रंग करती और वाइट या जामे के साथ मेहंदी रंग का ही बारीक सा दुपट्टा एक कंधे पर लटकाए, जो कि आधे से ज्यादा जमीन पर पड़ा अपनी नाकदरी पर रो रहा था।
दोनों पांव सोफे पर चढ़ाकर वो मगन अंदाज में अपने नाखूनों को कई तरह के नेल पेंट से रंगने में मसरूफ थी, जैसे उससे ज्यादा जरूरी काम शायद ही कोई इस दुनिया में हो। वैसे मोहतरमा, मुझे लगता है कि दुपट्टा सर पर ओढ़ने के लिए होता है, ना कि झाड़ू लगाने के लिए। अपने पीछे से 2 टके के मैनेजर की आवाज पर उसे हैरत का झटका लगा। तुम? जी मैं, आपका खादिम। उसके तने नकूश देखकर चांद का मूड शरारत करने के लिए उकसाने लगा। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम तो ऑफिस तक का होता है, फिर तुम ये हर दूसरे दिन हमारे घर पे क्या कर रहे होते हो? मिशी ने उसके लफ्जों पर एक गसीली नजर उसकी तरफ डाली। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, मेरा काम ऑफिस तक का है, मगर क्या करें, ये जो मुझे ऑफिस से ज्यादा आपके घर में काम पड़ता रहता है, क्या आपको नहीं लगता इसमें कुदरत का कोई इशारा है? उसकी गुस्से से सुर्ख होती नाक और फूला फूला मुंह चांद को बहुत भला महसूस हुआ। हो गया तुम्हारा? अब सीधी तरह बताओ, क्या काम है घर में? मिशी ने हमेशा की तरह 2 टोक अंदाज अपनाया। शायद आपको मालूम नहीं, आज शाम 5 बजे आपकी माँ वापस पाकिस्तान आ रही हैं। उन्हीं के आने की खुशी में आज शाम सदीक हाउस में ग्रैंड पार्टी होने जा रही है, जहां तकरीबन शहर के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पार्टी में शिरकत करेंगे। व्हाट? आज मिसिस सदीक आ रही हैं? आज शायद पहली बार चांद को उसके चेहरे पर हैरानगी, नफरत, गुस्सा, सब जज्बात एक साथ देखने को मिले थे। बात सुनो मैनेजर, आज तुमने इस औरत को मेरी माँ बोलने की गलती कर दी, मगर दोबारा ऐसी गलती तुम गलती से भी मत करना, वरना मिशेल सदीक से बुरा तुम इस दुनिया में किसी को ना पाओगे। उंगली उठाकर उसने शोला ज्वाला बने चांद को धमकी दी और तन फन करती वहां से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। गुस्से की शिद्दत के बायस उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। चांद को कम से कम उससे इतने शदीद रिएक्शन की उम्मीद न थी। मैं नाराज हूं आपसे। अरे क्या सोचकर आपने इतने गुस्से वाली औलाद को पैदा कर दिया? वो मोगैम्बो किसी से खुश नहीं हो सकता। यूसुफ साहब के पैरों के पास बैठकर उसने अपनी शिकायत की किताब खोल ली थी। माना कि मुझसे गलती हो गई, मगर मेरी इतनी छोटी सी गलती पर इतना ज्यादा डांटने की क्या जरूरत थी भला, वो भी आपके इस पोते के सामने। बचपन में तो नहीं, मगर जैसे जैसे वो दोनों बहन भाई बड़े होते गए, उनके बीच 36 का आंकड़ा लग गया था। मगर ये आंकड़ा सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयों तक महदूद था। अगर कभी रूप से कुछ हैंडल ना होता तो वो दोनों एक मुट्ठी, एक ताकत हो जाते थे। यूसुफ साहब को जब अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गई तो वो ना चाहकर भी हंस पड़े। मेरा बेटा कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। यूसुफ साहब के लहजे में असवद के लिए प्यार के साथ साथ मान भी था। ओ अच्छा दादू, मतलब डैड मेरी सरा सी गलती माफ नहीं करते और आपको फिर भी वही ठीक लगते हैं। दैट्स नॉट फेयर दादू। रूप ने फिर मुंह फैलाया। वैसे मेरे बेटे ने तुम्हें कम डांटा है, अगर उसकी जगह मैं होता तो इतना डांटता कि तुम सोच भी नहीं सकती। बेटा, ये जो बेटियां होती हैं ना, इनकी इज्जत बहुत नाजुक होती है, कोई वजह हो चाहे ना हो, मगर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है, और सबसे ज्यादा बेटियों की फिक्र। और तुम बिना बताए गुम हो गई। जानता हूं ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी गलती तो गलती ही होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। यूसुफ साहब की बातें जब उसकी समझ में आई तो अपने बाबा उसे कहीं से भी गलत ना लगे। थैंक्स दादू, मुझे उनके नजरिए से समझाने के लिए। आप इतने अच्छे हैं, तभी तो मेरे फेवरेट हैं। लव यू दादू। थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने यूसुफ साहब के दोनों गाल खींचे। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। अरहम की पुकार पर रुकैया बेगम ने अपना पानदान एक तरफ खिसकाया और अपने साथ तख्त पर उसके बैठने की भी जगह बनाई। यहाँ बैठ बेटा, अपनी नानी के पास। उनके लहजे में मोहब्बत, लगावट, मिठास सब कुछ था, जो कि नूर के लिए कभी देखने को भी न मिलता था। रानी ने एक अफसोस भरी नजर अपनी माँ पर डाली और सब्जियां उठाकर किचन की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि रुकैया बेगम की आवाज पर वहीं रुक गई। अरे रानी, कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ माँ, रात का खाना बनाना है। रानी का अंदाज हमेशा की तरह हर जज्बात से आरी था। हाँ जाओ, मगर पहले जाकर अपनी बेटी को भेजो। अरहम अभी घर आया है। बजाय उसको चाय पानी खाना पूछने के, वो महारानी दीन दुनिया से बेगानी पड़ी होगी अपने कमरे में। मैंने दोपहर में इसे अरहम के लिए बादाम का हलवा बनाने का बोला था, पूछो इससे बनाया कि नहीं। रुकैया बेगम ने नहूसत से नाक चढ़ाई।
मगर उनकी बातों पर रानी का पारा हाई हो गया। वो जितना खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती थी, उतना ही रुकैया बेगम अपनी जली कटी बातों से उसका मूड गारत करने में लगी रहती थी। माँ, अरहम कोई करबला से नहीं आया जो उठकर पानी नहीं पी सकता, और बादाम का हलवा उसने दोपहर को ही बना दिया था। ना चाहकर भी रानी का लहजा तल्ख हो गया। अगर बना दिया था तो उसे बोलो लेकर आए। बच्चा सुबह का घर से निकला हुआ है, भूख लगी होगी इसे। रुकैया बेगम भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। मैं लाती हूँ। आखिरकार रानी ने बात वहीं खत्म करने की कोशिश की। सब्जी की टोकरी एक तरफ रखकर वो दोबारा किचन की तरफ बढ़ने लगी, मगर एक बार फिर रुकैया बेगम की आवाज ने उसके कदम रोक लिए। मतलब वो महारानी कमरे से बाहर नहीं आएगी। रुकैया बेगम का पाटदार लहजा अब की बार उसका दिमाग पूरी तरह से घुमा गया। सीधी तरह बोले ना माँ कि नूर को कमरे से बाहर निकालना है, सुबह उसका टेस्ट है। ये जानते हुए भी आपने सुबह से उसे घर के कामों में घिन चक्कर बना रखा है, और अभी उसे अपने कमरे में गए आधा घंटा नहीं हुआ। अब फिर आपको सुकून नहीं आ रहा। जो काम है मुझसे बोलें। नूर पढ़ाई कर रही है, उसे करने दें। अगर आपने एक और बार उसे अपनी पढ़ाई से उठाने की कोशिश भी की तो आज रात के खाने में इतनी तेज मिर्ची डालूंगी कि याद रखेगी आप। रानी अच्छे तरीके से जानती थी कि उसकी माँ को ज्यादा मिर्च बर्दाश्त नहीं है, इसी वजह से अब ये उसकी सबसे बड़ी धमकी थी। पहले पहल तो रुकैया बेगम ने उसकी इस बात को हंसी में उड़ाकर नूर के साथ बहुत बुरा सलूक अपनाया। तभी ना चाहकर भी रानी को अपनी बात पर अमल करना ही पड़ा। और जब से उसने एक दो बार अपनी कही बात पूरी की थी, तब से जब जब रानी ये धमकी देती तो रुकैया बेगम कुछ देर नूर को तंग करने से बाज रहती। और अब भी यही हुआ था। मुंह में न जाने क्या बड़बड़ाकर वो एक बार फिर अरहम की तरफ मतवज्जा हुई। न जाने क्या अल्लाह वास्ते का बैर है मेरी बच्ची से इनको। बदले में रानी भी बड़बड़ाई, मगर उसकी बड़बड़ाहट इतनी जरूर थी कि रुकैया बेगम के कानों तक पहुंच सके, जिस पर उन्होंने गुस्से से दांत पीसे। छोड़ो अरहम बेटा इन सबको, तुम मुझे बताओ कहाँ तक पहुंचा हमारा प्लान। अरहम की तरफ खिसक कर अब उनका लहजा हदे दर्जा राजदाराना था। कहीं तक भी नहीं नानी, वो रूप कोई आम लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। अच्छे अच्छों को वो भाव नहीं देती। पता नहीं असवद मलक ने उसे ऐसा क्यों बनाया है। इन सब के जिक्र पर अरहम के एसाब तन गए। बचपन से ही वो असवद और उसकी फैमिली को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि उसकी नानी ने बचपन से ही ये नफरत कतरा कतरा करके उसके अंदर उंडेली थी। और वो नफरत इस कदर परवान चढ़ चुकी थी कि अब अरहम के लिए असवद मलक की फैमिली उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। चाहे जो कुछ भी करना पड़े अरहम बेटा, मगर असवद का गरूर टूटना चाहिए, उसका सर मेरे पैरों पर झुकना चाहिए। रुकैया बेगम का लहजा इस वक्त कितना जहरीला हो चुका था, उसका शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था। नानी, मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ, असवद मलक से भी पहले वो अरसल मेरे रास्ते की रुकावट बन जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग रूप की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करते हैं। वो अकेली होती है, ये सोचना भी एक भूल है, क्योंकि उसके आसपास अरसल के रखे हुए इतने आदमी हैं जो रूप की सांस लेने की खबर भी उसको और उसके बाप को पहुंचाते हैं। पूरी बात बताकर अरहम ने दांत पीसे। अब फिर तुमने क्या सोचा है? रुकैया बेगम को सच में फिक्र ने आन घेरा। अभी तक तो ये सारा मामला मैं बड़े प्यार से हैंडल करने की कोशिश में लगा था, मगर अब मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, जिस पर मैंने कुछ दिनों से अमल करना शुरू भी कर दिया है। अरहम के इस पुर इसरार लहजे पर रुकैया बेगम को हैरत तो हुई, मगर उन्हें उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं थी कि अरहम अब क्या करने वाला है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब था, सिर्फ असवद मलक को अपने सामने झुकाना। उनके हिसाब से असवद ने रूप को अरहम के लिए मना करके उनकी अना पर कारी जरब लगाई थी। अब चाहे जो भी हो जाए, जो भी रास्ता अपनाना पड़े, वो रूप को अरहम की दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी, और तब उनके मुताबिक असवद मलक को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी, हवा में ठंडक और खनकी का इजाफा होता जा रहा था। सामने ही रोड पर गाड़ियां दिन के मुकाबले इस वक्त स्पीड से जा रही थीं। शायद सभी को अपने अपने घरों में जाने की जल्दी थी। इस सारे शोर में रोड से थोड़ा दूर वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए बज़ाहिर ये मंजर देखने में मगन था, मगर उसका पूरा ध्यान कान में लगी ब्लूटूथ और उससे उभरने वाली आवाज पर था। क्या हुआ हसन? बोला इन तीनों ने कुछ?
यस सर। थोड़ी सी खातिरदारी से इन तीनों ने सब उगल दिया। मगर सर, इन तीनों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब? एहसन के जवाब पर उसके माथे पर कई बल पड़ गए। मतलब सर, इन सब का कहना है कि उन्हें किसी आदमी ने इस लड़की को किसी भी तरह किडनैप करने का बोला था, मगर आगे का प्लान क्या था ये उन्हें नहीं मालूम था, क्योंकि इस आदमी ने रूप मैडम को किडनैप करने का बोला था और इससे आगे इस आदमी ने इनसे बोला कि वो सब संभाल लेगा। मतलब सर, इन तीनों का रूप मैडम को किसी जगह ले जाने का कोई इरादा नहीं था। जो होना था वो शायद बीच रास्ते में ही होना था। और आखिर होना क्या था, इस बात का इल्म इन तीनों को भी नहीं था। मगर प्लान फेल हो गया क्योंकि रूप मैडम इनके हाथ ही नहीं लगी। ठीक है एहसन, तुम कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करो, वरना इन सबको जैसे लाए थे वैसे ही छोड़ भी आओ। सो रीडर्स, नेक्स्ट होने वाली है पार्टी। आने वाली है मिशी की सौतेली माँ। सो लगाओ तुक्के कि आखिर वो कौन होगी। वो कोई अनजानी नहीं है इस नावल के रीडर्स के लिए, वो जानी पहचानी है। और कमेंट बॉक्स में यार जरूर कमेंट किया करो, क्यों आप लोग सताते हो इतना। चलो जल्दी से कमेंट करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। क्या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? जाओ फिर मैं आपसे नाराज हूँ।